संगम। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर। क्या होता है शीत युद्ध? शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें एक युद्ध नहीं हुआ था, सिर्फ एक विचारधाराओं का युद्ध था जो कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में हुआ था, सोवियत संघ के बीच में हुआ था। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि शीत युद्ध होता क्या है। शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध का अर्थ जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें लगता है कि युद्ध होने ही वाला है, वास्तव में युद्ध नहीं होता। ये एक युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है लेकिन युद्ध नहीं होता। यही होता है शीत युद्ध का अर्थ। अब शीत युद्ध वास्तव में है क्या? शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व के दो महाशक्तियों अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच में व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है। मतलब कि जो दो महाशक्तियाँ थी, जो पूरा देश था वो दो खेमों में बट गया था, दो महाशक्तियों में बट गया था, पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। इन दोनों के बीच विचारधाराओं का तनाव पैदा हो रखा था, जो तनाव वह ईर्ष्या पर आधारित था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 से 1991 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और विश्व दो गुटों में बट गया। यह दोनों के मध्य विचारधारात्मक और राजनीतिक संघर्ष था। अब शीत युद्ध की शुरुआत किस प्रकार हुई थी, कैसे हुई थी? जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी तब शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। शीत युद्ध की शुरुआत 1945 से 1991 तक चली थी। अब शीत युद्ध का अंत किस प्रकार हुआ था? शीत युद्ध का अंत एक क्यूबा मिसाइल संकट से हुआ था। अब जानते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था, लेकिन इसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का एक विघटन माना जाता है। वर्ष 1991 में कई कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया है। अब शीत युद्ध और उसके परिणाम संदर्भ सहित क्या हैं? क्योंकि दो महाशक्तियों में से एक और कमज़ोर पड़ गया था। मतलब कि जो दो महाशक्तियाँ थी अमेरिका और सोवियत संघ, ये जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में से एक सोवियत संघ जो था वो ख़त्म हो गया था, वो कमज़ोर हो गया था, उसका विघटन हो गया था। तो शीत युद्ध की समाप्ति का कारण ये भी माना जाता है। शीत युद्ध का क्या कारण था? अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने का होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। मतलब कि वो दोनों ही जो महाशक्तियाँ थी वो अपने आप को हथियारों की होड़, मतलब अपने आप को बलशाली साबित करती थी। कहती थी कि जो पूरी दुनिया में मैं ही एक महाशक्ति हूँ। अमेरिका कहता था कि मैं एक महाशक्ति हूँ और सोवियत संघ कहता था मैं एक महाशक्ति हूँ। परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं थी। दोनों महाशक्तियों परमाणु हथियारों से संपन्न थीं। उनके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे कि वह एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे। तो ऐसे में दोनों को रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती। मतलब कि दोनों ही जो देश थे वो बलशाली थे, दोनों के पास परमाणु हथियार भरपूर मात्रा में थे। अगर युद्ध हो भी जाता तो ये दोनों ही एक दूसरे के टक्कर के होते। इसलिए ये भी माना जाता है कि जो शीत युद्ध था वो इसी कारण रुक गया था। एक दूसरे को उकसाने के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहते थे। दोनों राष्ट्रों के बीच गहन प्रतिद्वंद्विता थी। मतलब दोनों के बीच ही प्रतियोगिता चलती रहती थी युद्ध को लेकर, लेकिन किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ था। अब जानते हैं कि शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई थी। मतलब ये एक तरीके का युद्ध नहीं था, ये सिर्फ विचारधाराओं की ही लड़ाई थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य यह है कि दुनिया में आर्थिक, सामाजिक जीवन का सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है।
मतलब कि जो अमेरिका था उसका कोई और सा सिद्धांत था और सोवियत संघ का कोई और सा सिद्धांत था। इन्हीं विचारधाराओं की लड़ाई होती रहती थी पूरी दुनिया में। इस प्रकार अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया को बेहतर बनाने के लिए एकदम सही व्यवस्था है, जबकि सोवियत संघ मानता था कि एक समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर है दुनिया को अच्छे से चलाने के लिए। अब जानते हैं कि जो पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था क्या है। पूंजीवादी व्यवस्था जो अमेरिका ने अपनाया था, सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। किसी भी चीज़ में जो सरकार का हस्तक्षेप होता है वो कम होना चाहिए, व्यापक अधिक होना चाहिए, व्यापार अधिक होना चाहिए, निजी व्यवस्था अच्छे से चलनी चाहिए। मतलब कि जो भी सरकार होती है वो चीज़ों को कम से कम नुकसान पहुंचाए, किसी भी चीज़ों में कम से कम हस्तक्षेप करें। यही कहलाती है पूंजीवाद व्यवस्था जो अमेरिका द्वारा अपनाई गई थी। अब सोवियत संघ द्वारा कौन सी व्यवस्था अपनाई गई थी? वो समाजवाद की व्यवस्था थी। सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है, मतलब जो भी व्यवस्था होती है वो सरकार के पास होती है, सरकार के हिसाब से सारी चीज़ें चलाई जाती है। निजी व्यवस्था का विरोध किया जाता है, मतलब कि जो भी प्राइवेट चीज़ें होती हैं उनका विरोध करा जाता है सोवियत संघ के हिसाब से। अब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अब द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से गुट बने थे ये देखेंगे। पहला गुट जो था वो मित्र राष्ट्र था। अब जानते हैं कि ये मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे, कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका को विजय मिली। इन्हीं 4 राष्ट्रों को संयुक्त रूप से मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा है ध्रुवीय राष्ट्र, जिन राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना पड़ा था। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो मित्र राष्ट्र है वो जीत गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, लेकिन जो ध्रुवीय राष्ट्र है वो हार का सामना करना पड़ा था उन्हें। अब जानते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं। वो राज्य हैं जर्मनी, जापान और इटली। ये ध्रुवीय राष्ट्र में आते हैं। इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हार का सामना करना पड़ा था। अब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत किस प्रकार हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 19 अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। मतलब कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर हमला कर दिया था जो कि हिरोशिमा और नागासाकी थी। इसीलिए जापान को अपने अमेरिका के सामने घुटने टेकने पड़े थे। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। और बमों के कुछ नाम, मतलब कि जो भी बम हैं उनके क्या क्या नाम थे। पहला नाम था लिटिल बॉय और दूसरा नाम था फैटमैन। ये दोनों जो हथियार थे वो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। अब बमों की क्षमता देखते हैं कितनी थी। 15 से 21 किलो टन की क्षमता थी दोनों ही बमों की। अब अमेरिका की आलोचना। अमेरिका किस चीज़ की आलोचना करता है? अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिरने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने जापान के 2 राज्यों में हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए थे। अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा, अमेरिका के समर्थक का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका को साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। मतलब जो अमेरिका के समर्थक जो भी राज्य थे वो युद्ध को लेकर ये कहते हैं कि जो भी बम गिराना बहुत ही ज़रूरी था जापान पे, ताकि युद्ध की समाप्ति जल्द से जल्द हो सके। अब हमले के पीछे क्या उद्देश्य था?
था। वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। वो अपनी ताकत को दिखाना चाहता था सोवियत संघ के सामने। अब जानते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ है। मतलब अमेरिका के तट से ही एक छोटा सा द्वीप है क्यूबा, वो उसके साथ ही एक छोटा सा द्वीप लगा हुआ है। यह नज़दीक तो अमेरिका के है, लेकिन क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा के रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला लिया। मतलब जो सोवियत संघ के नेता थे, जो कि है निकिता क्रुश्चेव, वो क्यूबा को चाहते थे कि यहाँ पे एक सैनिक अड्डा बने, और ऐसा करने के लिए क्यूबा राज़ी भी हो गया था। 1962 में उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे में बदल दिया था। मतलब कि इस मैप के ज़रिए समझते हैं कि एक ये यूएसए है और ये इधर की साइड यूएसएसआर है। यूएसएसआर जो है सोवियत संघ, वो क्यूबा को कूटनीतिक, राजनीतिक मतलब सहायता प्रदान करता था और वहाँ पे चाहता था कि वो सैनिक अड्डा बनाए, सैनिक अड्डा के रूप में क्यूबा को बदल दें। अब इस तरीके से क्यूबा और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ दोनों ने हाथ मिला लिया था। अब 1962 में खुर्शीद ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिकी नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया था। मतलब कि जो अमेरिका को ये डर सताने लगा था कि जो सोवियत यूनियन है वो हम पे कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि वो हमारे ही एक द्वीप में अपना सैनिक अड्डा बना लिया है। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 दुगने ठिकानों या शहरों पर हमला कर सकता था। ये डर अमेरिका को सताने लग गया था। अमेरिका की इसकी खबर 3 हफ्ते बाद लगी थी। मतलब कि जब सैनिक अड्डा बन गया था क्यूबा पे, तो अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद लगी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे जॉन एफ कैनेडी, ऐसा कुछ करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाए। मतलब वो नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार का युद्ध हो हमारे बीच में, मतलब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में किसी भी प्रकार का युद्ध जॉन एफ कैनेडी नहीं चाहते थे। अमेरिका ने अपने जंगी भेड़ों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाली सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इन महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति लगातार बन रही थी कि युद्ध होकर रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ था। इतिहास में इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार 2 बड़ी महाशक्तियां आमने सामने थीं। अब जानते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय नेता कौन कौन से थे, किन किन राज्यों के कौन से नेता थे। क्यूबा के थे फिदेल कास्त्रो, सोवियत संघ के थे निकिता क्रुश्चेव, अमेरिका के थे जॉन एफ कैनेडी। 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ किस प्रकार हुआ। दोनों विश्व शक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ने के लिए तुली हुई थी। मतलब कि वो चाहती थी कि जो पूरी विश्व में हमारा ही दायरा बढ़े। दोनों ही महाशक्तियाँ ये चाहती थीं। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ के 2 गुटों में बांट दिया गया था। विश्व 2 गुटों में बंट गया था। यही 2 ध्रुवीय विश्व है। बंटवारा सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ था। पूर्वी यूरोप में कौन सी दुनिया थी, मतलब सोवियत संघ पूर्वी यूरोप में थे, मतलब उसको दूसरी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। और पश्चिमी यूरोप जिसमें अमेरिका शामिल था, उसको पहली दुनिया के नाम से जाना जाता है। पूर्वी यूरोप का मतलब क्या है, उनमें कौन कौन से राज्य शामिल थे। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश में सोवियत गठबंधन में शामिल हो गए। इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन कहते हैं। इसमें शामिल देश हैं पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि इस पूर्वी यूरोप में शामिल थे, पूर्वी यूरोप गठबंधन में शामिल थे।
अब जानते हैं कि पश्चिमी यूरोप में कौन कौन से देश शामिल थे। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों में अमेरिका का पक्ष लिया गया था। मतलब कि जो पूर्वी में थे वो सोवियत संघ के पक्ष में थे और जो पश्चिमी थे वो अमेरिका के पक्ष में थे। जो भी राज्य थे यूरोप के वो अमेरिका के पक्ष में थे। इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। इन गठबंधन में शामिल देश हैं ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली एंड बेल्जियम आदि इनमें शामिल थे। अब जानते हैं कि नाटो क्या है। नाटो को इंग्लिश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है और हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। अब जानते हैं कि ये संगठन कब बना था और किसके द्वारा स्थापित किया गया था, इसमें कितने देश शामिल थे। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन बनाया था, स्वयं का एक संगठन बनाया था जिसको नाटो कहते हैं, जो 4 अप्रैल 1949 में बना था। इसमें 12 देश शामिल थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। इस गठबंधन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश को अपने ऊपर हमला मानना होगा। मतलब किसी भी देश में जो भी हमला होगा वो सारी देश मानेंगे कि ये हमला हम पर हुआ है और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। ये मानना था, ये घोषणा थी उस संगठन की, नाटो की ये घोषणा थी। उद्देश्य अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना था नाटो संगठन का। अब जानते हैं कि वार्सा संधि क्या थी, जो सोवियत संघ द्वारा लाई गई थी, स्थापित करी गई थी। और ये कब करी गई थी ये हम जानेंगे। सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मुख्य काम नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना था। महाशक्तियों के लिए छोटे देश का क्या महत्व है। महत्वपूर्ण संसाधन जैसे कि तेल, खनिज के लिए जो छोटे छोटे देश का उपयोग करते थे दोनों महाशक्तियाँ। भू क्षेत्र मतलब कि जो भी क्षेत्र हैं उनका उपयोग करते थे ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें। सैनिक ठिकाने जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सके, इसलिए छोटे छोटे देश बहुत ज़रूरी थे उनके महाशक्तियों के लिए। आर्थिक मदद, छोटे छोटे देशों से, छोटे छोटे राज्यों से उन्हें आर्थिक मदद भी बहुत ज़रूरी थी, जिससे गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार साबित हो। विचारधारा, गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता है कि महाशक्तियाँ विचारों के पारस्परिक युद्ध से जीत रही है। मतलब कि सिर्फ ये विचारधाराओं का ही युद्ध था। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वह सोच रहे थे कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है। अब शीत युद्ध के क्या परिणाम हुए थे। गुट निरपेक्ष देशों का जन्म हुआ था। अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरे विश्व युद्ध जो था वो टल गया था। अनेक सैन्य संगठन संधियां बनी थीं। आर्थिक संस्थानों में उनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी, जो भी सैन्य संगठन संधियां थीं। अब शस्त्र नियंत्रण संधियां क्या थी। LTBT यानी कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि कब आई थी। 5 अगस्त 1963 में आई थी। अब सॉल्ट यानी कि सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता कब आई थी। 26 मई 1972 और 18 जून 1972 में ये आई थी। अब स्टार्ट क्या है। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, ये संधि 31 जुलाई 1991 से 3 जनवरी 1993 तक आई थी। अब NPT क्या। नोट,
5 परमाणु संपन्न देश परमाणु परीक्षण कर सकते थे, अन्य देश नहीं कर सकते थे। मतलब कि जो 5 देश थे वो ही परमाणु परीक्षण कर सकते थे, बाकी देश नहीं कर सकते थे। दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु जखीरे और हथियारों की होड़ थी। दो ध्रुवीय विश्व, मतलब कि जो भी दो ध्रुव थे, जैसे अमेरिका और सोवियत यूनियन, उनके बीच में विचारधाराओं का युद्ध चल रहा था। अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। दोनों ही महाशक्तियों ने अन्य अन्य देशों की संधियों को बनाया था, जो कुछ इस प्रकार हैं। उन्होंने नाटो को बनाया था, सीटो और सेंटो को बनाया था। किसने बनाया था? अमेरिका ने। और जो सोवियत संघ है उसने कौन सा संगठन बनाया था? वो वार्सा पैक्ट बनाया था, जो कि 1955 में। और सीटो 1954 में लाया गया था, सेंटो 1955 में और नाटो 1949 में। ये संगठन दोनों महाशक्तियों के द्वारा बनाई गई थी। दोनों महाशक्तियों द्वारा परमाणु जखीरे और हथियारों की होड़ कम करने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए गए थे, ये हम इस वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगर वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।